पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के इंट्रोडक्शन पार्ट। हम लोग समझे थे व्हाट इज द सेल, हम लोग समझे सेल साइकिल क्या होता है, हम लोग समझे थे सेल डिवीजन क्या होता है। हम लोगों ने ये भी देखा था जितने भी यूकैरियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट्स अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सेक्स रिप्रोडक्शन बोले या फिर डीएनए सेल डिवीजन बोले या फिर ग्रोथ बोले, बात बराबर है। मतलब यूनिसेलुलर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिस्पेक्ट में डीएनए सेल का रिप्रोडक्शन बोले या फिर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन बोले या ग्रोथ बोले, सब बात बराबर है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। हमारे केस में सेल का डिवीजन और ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन क्या है, दो अलग अलग बातें हैं। हमने भी बताया था कि सेल साइकिल सेल डिवीजन में सेल पहले ग्रो करता है फिर डिवाइड करता है, ग्रो करता है डिवाइड करता है। ये फिनोमिना चलते चली जा रही है ना, ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड, एक साइकिल बन गया ना। साइकिल मतलब कि कोई भी एक ऐसा एंटिटी है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे साइकिल चल रहा है। जैसे दिन रात साइकिल है, कोई डाउट है? तो अभी हम आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक में। हमने आपको बताया था सेल साइकिल में काफी सारे इवेंट होते हैं, जैसे कि डीएनए डुप्लीकेशन होना, ठीक है, ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होना, ऑर्गेनेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना, ठीक है, ऐसे काफी सारे इवेंट पढ़े थे और देखा बताया गया था ये सारे इवेंट क्या है, ये सारे इवेंट जो है एक सीक्वेंशियल इवेंट है ना, और ये सब जो है रेगुलेटेड होते हैं बाय आवर जेनेटिक कंट्रोल ना। हमारी जेनेटिक्स क्या करती है, बॉडी की जेनेटिक्स है, ये इन सभी एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। हमने बताया था कि आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है, साइक्लिन प्रोटीन है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम है, ये सब कुछ ऐसे प्रोटीन और काइनेज एंजाइम है जो कि हमारे सेल साइकिल के सेल के ग्रोथ को, सेल डिवीजन को क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्लियर? तो हम लोग देखे थे कि ह्यूमन सेल में आपका जो सेल डिवीजन है वो 23 घंटा लेता है आपको प्रिपरेटरी फेज में, और 1 घंटे में वो डिवाइड कर देता है। बताया क्या था ये? हमने को बताया क्या था कि लीवर सेल है, हार्ट सेल है, हार्ट सेल है, नर्व सेल है जो कि डिवाइड नहीं करता है। क्लियर है? अभी दिमाग थोड़ा सा सैचुरेट हो, सो के जस्ट उठे हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने आपको सेकंड टॉपिक पढ़ना है, टाइम पीरियड बताया गया था, टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन। हमने बताया था सेल क्यों डिवाइड करता है, ये भी बताया था व्हाई सेल डिवाइड, क्योंकि टू मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए सेल क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। अब देखिए फ्लो में आते हैं, फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल की फेजेस की चर्चा करते हैं। तो आइए यहाँ पे मैं लिखता हूं फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के क्या क्या फेज है, आइए फेजेस करने का मतलब इवेंट की चर्चा करते हैं। अगर ब्रॉडली बात किया जाए तो सेल साइकिल का जो फेज है, ग्रीन मार्कर, सेल साइकिल का जो फेज है ना उसको 2 इवेंट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है इंटरफेज और दूसरा है आपका एम फेज। देखिएगा ध्यान से, मैंने बोला क्या, जितने भी सेल साइकिल में इवेंट होते हैं उनको 2 इवेंट में डिवाइड किए हैं। पहला का नाम है इंटरफेज और दूसरा का नाम है आपका एम फेज। ठीक है, याद है, म्यूटिक फेज भी से बोलते हैं। अब इंटरफेज को दूसरे और भाषा में हम इसे बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज बोलते हैं। याद रखिएगा, रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं। अब रेस्टिंग फेज क्यों बोल रहे हैं, नाम से समझ, रेस्टिंग फेज यानी सेल रेस्ट कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि रेस्टिंग फेज में सेल टोटली रेस्ट कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इस रिस्पेक्ट में हम बोले रेस्टिंग फेज। सेल जैसा है वैसा ही है, डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज सेल का क्या कर रहा है, सेल डू नॉट डिवाइड। क्लियर है? और दूसरा इसी को बोल रहे हैं प्रिपरेटरी फेज। क्या बोल रहे हैं, प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज क्यों बोल रहे हैं, प्रिपरेटरी फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल यहां पे प्रिपरेशन करता है। सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन। सेल अपने आप को क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। यहां तक समझ में आ रहा है? नाम बता रहा हूं, काम बताएंगे।
अभी तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोई भी सेल है ना, वो सेल की चर्चा करेंगे। सेल पहले जाएगा, ग्रो करेगा, अब फिर क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, ये साइकिल चलेगी। फिर सेल क्या, जो डिवाइड करने पर जो दो सेल बनेंगे फिर वो ग्रो करेंगे। देखिए दो सेल बने और ये दोनों सेल में फिर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर आपको बताया गया था फिर ये सेल क्या करेगा, तो यहाँ दो सेल बनेगा, ये फिर क्या करेगा, ग्रो करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या ये साइकिल चला जा रहा है, ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड। अब सुनना ध्यान से, अब हम इसी को बोल रहे हैं जिसमें ग्रोथ हो रहा है, जिस फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जिस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, उसे बोलते हैं क्या, इंटरफेज, या उसी को रेस्टिंग फेज, या इसी को प्रिपरेटरी फेज। एक ऐसा फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अब सुनना ध्यान से, मेरा शादी मान लेते हैं 14 फेब को है, ठीक है। तो मेरी शादी 14 फेब को, क्या साल भर शादी करते हैं? 14 फेब से जितने दिन पहले है 13 फेब तक हम क्या करेंगे, आज से लेकर 13 फेब तक प्रिपरेशन करेंगे ना। तो इस पूरे फेज को क्या बोलेंगे, प्रिपरेटरी फेज। और 14 फेब को शादी कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, 14 फेब को क्या हुआ है, शादी वाला फेज है। इन्हें बोलेंगे एक साल क्या कर रहा हूँ, एक साल शादी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसमें डिवाइड किया क्या, नहीं, इसको रेस्टिंग फेज, रेस्ट शादी नहीं हुई है, रेस्टिंग फेज है, डिवाइड नहीं किए हैं, ठीक है। दूसरा प्रिपेयर कर रहे हैं, किस लिए, शादी करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जिसे क्या बोल दिए, प्रिपरेटरी फेज बोल दिए। ऐसे क्या बोलते हैं, इंटर फेज भी बोला जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है? अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अभी चर्चा करते हैं। अब इसे इंटर फेज बोल रहे हैं। क्या अब इसी को ऐसे नहीं बोल सकते? देखिए ये सेल था, ध्यान से देखिएगा, सेल ग्रो कर रहा है, सेल प्रिपेयर कर रहा है। देखना ध्यान से, सेल यहाँ पे ग्रो किया और ग्रो करने के बाद डिवाइड किया, ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से, पिक्चर अभी रेज कर देंगे, पिक्चर बस समझाने के लिए कि अभी यहाँ पे सेल है, सेल ग्रो कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं हुआ, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, किस लिए, डिवीजन के लिए। तो क्या इसे इंटरफेज नहीं बोल सकते हैं? मुझे जितना पढ़ाने में टाइम लगेगा यही टाइम लगेगा। और जब एक बार ग्रो कर गया, एक बार प्रिपेयर हो गया, तो सेल डिवाइड कर गया, और डिवाइडिंग फेज को हम क्या बोल रहे थे, एम फेज बोल रहे थे। तो क्या अब हम सेल साइकिल जो बोलते हैं ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड, अब उसे नहीं बोल सकते इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज। हर एक इंटरफेज के बाद क्या आ रहा है, एम फेज आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एम फेज आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एम फेज आ रहा है। तो क्या साइकिल नहीं बन गया? हर एक इंटरफेज के बाद एम फेज, इंटरफेज एम फेज। इंटरफेज में क्या हो रहा है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, किस लिए, डिवाइड करने के लिए, ठीक है। इससे बोल रहे हैं इंटरफेज। इंटरफेज में क्या हो रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सेल ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। और ये एम फेज एक ऐसा फेज है जिसमें सेल एक्चुअल डिवाइड कर रहा है। तो अब क्या सेल डिवीजन को नहीं बोल सकते, सेल डिवीजन इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, एक साइकिल में घूम रहे हैं। अब बताओ, आज से लेके 13 फेब तक हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और शादी 14 फेब को कर रहा हूं मैं। तो किस में टाइम ज्यादा लगेगा, प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है कि शादी करने में ज्यादा टाइम लग रहा है? प्रिपरेशन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी प्रिपरेटरी फेज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यह देखिए इंटरफेज की चर्चा करेंगे तो 95% ऑफ जो टाइम है ना आपका कहाँ लग जाता है, इंटरफेज में, और 5% टाइम किस में लगता है, एम फेज में। शादी करने के लिए एक साल तैयारी करेंगे, शादी चुटकी में हो जाता है, सिंदूर लगा दिए काम खत्म ना। बस इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक साल से वेट करते रहते हैं, एक साल से तैयारी करते हैं, यही ना है। तो 95% ऑफ द टाइम जो हो रहा है सेल साइकिल का किस में लग रहा है, इंटरफेज में, और 5% टाइम किस में लग रहा है, टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का 5% टाइम कौन ले रहा है, एम फेज, और 95% टाइम कौन ले रहा है, आपका इंटरफेज ले रहा है। यहां तक में डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा अब देखिएगा, इंटरफेज में भी काफी तरह के सब फेज है। इंटरफेज में भी क्या है, काफी सब फेज है। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि मेरी शादी कब है, बोलो 14 फेब को है मेरी शादी। अब 14 फेब को शादी है
तो हम 14 फेब के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इस फेज को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज या इंटर फेज। इस प्रिपरेटरी फेज में भी अलग अलग इवेंट होते हैं ना, अभी एंगेजमेंट का समय आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आएगा, कपड़ा खरीदने का समय आएगा, फिर जूता खरीदने का समय आएगा ना, हर अलग अलग फेज में अलग अलग चीज़ करते हैं। अच्छा अभी शादी 1 साल बाद है तो अभी बर्तन का सामान खरीद लेते हैं, फिर शादी बहुत नज़दीक आ जाएगा तो शादी जब नज़दीक आएगा तब कुर्ता पजामा धोती कुर्ता ये सब खरीदेंगे ना, क्योंकि तब तक 1 साल में ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो देखा अलग अलग फेज है। शादी से पहले का जो फेज है, मतलब आज से लेकर 13 फेब तक का जो प्रिपरेटरी फेज है, इसमें अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? आइए प्रिपरेटरी फेज में कौन कौन से फेज है। इंटर फेज में भी सब फेज है। पहला का नाम है जीवन फेज। क्या नाम है? जीवन फेज। इसी को देखिएगा ध्यान से, ग्रोथ 1 फेज भी बोला जाता है। क्या है? फिर आपका आएगा एस फेज। क्या आएगा? एस फेज। इसी को सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और फिर क्या जाता है, गैप 2 फेज, G2 फेज बोलेंगे। इसी को ग्रोथ 2 फेज भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे गैप 2 फेज, याद रहेगा। इसको हम बोल सकते हैं गैप 1 फेज, याद रखिएगा। यही आपके बुक में लिखा हुआ है क्या, G1 G2 गैप ये सब लिखा हुआ है। तो G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये फेज है कब, प्रिपरेटरी टाइम में। क्लियर है? ये M फेज है, इसे माइटोटिक फेज भी आपको लिखा होगा बुक में। देखिए माइटोटिक फेज भी आपको लिखा होगा, यहाँ देखिए M फेज यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। माइटोटिक बोलिए माइटोसिस बोलिए, बात बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइटोटिक फेज बोल रहे हैं। माइटोटिक फेज एक ऐसा फेज है जिसमें एक्चुअल में सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। तो दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ड्रामेटिक फेज मतलब देखिए बता रहे हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ठीक है, क्यों ड्रामेटिक फेज है क्योंकि इन दिस फेज सेल क्या करता है, सेल एक्चुअली डिवाइड। मजा आ रहा है क्या? अब इसको ऐसा समझ रहा कि जिस एक ऐसा फेज है, शादी वाला फेज, ड्रामेटिक फेज है, रोना धोना ड्रामा हंसी मजाक सब शादी वाले दिन होगा, 14 तारीख को होगा ना। ये ड्रामेटिक फेज है, उसमें इमोशनल बातें होगी, केवल इमोशनल सब एक दूसरे को वार करेगा। और ये क्या है, इसमें एक ऐसा फेज है जिसमें एक आदमी 2 हो जाता है, जाता है अकेले, उधर से जाता है मैं बन के, अब आता है किधर से, हम बन के आता है। इन्हें है 13 तारीख तक क्या हुआ, आज से लेकर 13 फेब तक मैं कहलाऊंगा केवल, लेकिन 13 के बाद क्या कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा। एक था, एक से क्या हो गए, 2 हो गए। तो ये ड्रामेटिक फेज है जहाँ ड्रामा देखने को मिलेगा और सेल एक्चुअली में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मजा आ रहा है? तो ये पूरा फेज है जिसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, या बॉडी बनाएंगे, जिम बनाएंगे, जाएंगे, किस लिए, हमको शादी करना है 14 फेब को। ये सारी चीजें करेंगे, हर खर्च में हर नए नए चीज लेके आएंगे, अरे मेरी वाइफ आएगी तो ये करेंगे, एकदम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। ये है प्रिपरेटरी फेज। अब माइटोटिक फेज में क्या करेंगे, ड्रामा चलेगा, ड्रामा होगा तो सेल एक्चुअल में क्या कर जाएगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है? इस ड्रामा वाले के भी अलग अलग फेज है। अब शादी वाले दिन में अलग अलग फेज होता है। हम लोग बिहार वाले कल्चर से आते हैं तो हम लोग में क्या होगा, द्वार पूजा होगा, फिर क्या होगा, दूल्हा का मुंह दिखाई होगा, फिर क्या होगा भैया, फिर अगना में बैठेंगे, पूजा पाठ होगा, फिर सुबह होगा, फिर नौटंकी चलेगा, फिर घर आएंगे। ऐसे ना होता है। तो इस माइटोटिक फेज में जो ड्रामेटिक फेज है, तो याद करेंगे ड्रामेटिक फेज, शादी में ड्रामा होता है, ड्रामेटिक फेज। और ड्रामेटिक फेज में भी काफी सारे सब फेज होते हैं। तो कैसे उस ड्रामा को याद रखेंगे, देखिएगा इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको सब फेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सब फेज देखने को मिलेगा। और ये सब फेज क्या है, देखिएगा ध्यान से, ये सब ग्रीन क्लास लिख दिया हूँ। इसमें भी आपको माइटोटिक फेज में भी आपको छोटे छोटे सब फेज देखने को मिलेंगे। जैसे पहला सब फेज का नाम है यहाँ पे, इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा, ट्रिक मैंने मैं ट्रिक लिया था, इसका ट्रिक याद करने का क्या तरीका है, देखिए ट्रिक, पी मैट
मैट। मैट मतलब होता है ना, मैट जानते हैं मैट, तो पी मैट, हम पी मैट खरीदेंगे, ठीक है, पी मैट। ये कोई ट्रिक नहीं है, मेरा बनाया हुआ भी नहीं है, ऑनलाइन से छापे हुए हैं ट्रिक, सही सीधी सीधी बात। हम ट्रिक आप लोग के लिए बता रहे हैं, मुझे बिना ट्रिक से याद है। तो पहला फेज है क्या, पहला फेज इसमें आपका है पी मतलब प्रोफेज, ठीक है। दूसरा क्या है, मेटाफेज। तीसरा क्या है, एनाफेज, नाम तो याद रखना है। और चौथा क्या है, टीलोफेज। यहां देखिए, क्लियर है, कोई डाउट है? अच्छा, अगर इसको मैं हटा के एक चीज अगर यहाँ पे और अच्छे से समझा दूं तो ड्रामेटिक फेज में देखिए, हटाइए इसको, अगर मैं ऐसे बता दूं और अच्छे तरीके से कि आपको एम फेज में भी आपको दो बड़े बड़े फेज देखने को मिलेगा। शादी वाले दिन दो बड़े बड़े फेज है, एक सबसे बड़ा फेज है द्वार पूजा वाला, बाराती आता है, और एक सबसे बड़ा फेज है जिसमें आपका शादी होता है। ये सबसे बड़ा फेज है 14 तारीख वाले। तो एम फेज में भी दो सबसे बड़ा फेज है, एक का नाम है देखिएगा, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा का नाम है साइटोकाइनेसिस। रुकिए ना, अभी चल रहा है, उसी पे आएंगे टॉपिक पे, इसलिए बोला वहां पे थोड़ा सा वो हो गया था, दिमाग थोड़ा देखिए काम कर रहा था, सुबह सुबह उठ सुध के आ गई इधर थोड़ा सा अभी। तो मैंने क्या बोला, शादी वाले दिन दो बड़े बड़े फेज देखने को मिल रहे हैं, एक का नाम है साइटोकाइनेसिस और एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस। दिमाग में थोड़ा सा जोड़ देना पड़ता है। कैरियो मतलब क्या है सर, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब डिवाइड। साइटो मतलब क्या है सर, सेल, और काइनेसिस मतलब क्या होगा, डिवाइड। सेल अगर डिवाइड कर जाए तो साइटोकाइनेसिस, क्लियर है। अभी जो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है ना, इस कैरियोकाइनेसिस में बहुत छोटे छोटे क्या है, सब फेजेज है, ठीक है। इन सब फेजेस को याद करने का तरीका है पी मैट। ट्रिक यहां पे है पी मैट। पहला नाम है पी मैट में यहां पे प्रोफेज, क्या नाम है, फिर क्या आ रहा है मेटाफेज, फिर क्या आ रहा है एनाफेज, फिर क्या है टीलोफेज। याद रहेगा क्या, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4। मैंने क्या बोला कि सब फेजेस ऑफ सेल साइकिल में सबसे पहले क्या है, इंटरफेज है और एम फेज, ये बड़े बड़े फेज है, ठीक है। शादी आज से लेकर 13 फरवरी तक का जो टाइम है उसे इंटरफेज जिसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये एम फेज जिसमें हम शादी कर रहे हैं। प्रिपरेटरी फेज में भी काफी सारे फेज होते हैं, जैसे ग्रोथ 1 फेज, एस फेज एंड ग्रोथ 2 फेज, ठीक है। अब यहाँ पे एम फेज में देख रहे हैं, एम फेज जितने शादी हो रहा है उतने बड़े बड़े इवेंट है। पहला इवेंट का नाम है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। फिर क्या है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन कैरियोकाइनेसिस में भी क्या है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है एंड टीलोफेज। आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, ये जो फेजेज है ना, इन सब फेज में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको अरे प्रोफेज यहाँ इतना देर तक प्रोफेज होगा, इसके बाद एम फेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टीलोफेज होगा, कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। हर एक फेज में कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है, उस इंसिडेंट को देख के हम बता पा रहे हैं कि वहां पर सेल डिवाइड कर रहा है, कि ग्रो कर रहा है, कि प्रोफेज है, कि मेटाफेज है, कि एनाफेज है, कि टीलोफेज है। क्लियर है, हर एक फेज को देख के बता रहे हैं। तो मतलब ये जो फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हम इस फेज को कैसे बता पा रहे हैं कि भाई हम देख के कि हम उसमें क्या इवेंट हो रहा है। आपको याद है सेल साइकिल के फोटो दिखाए थे, उसमें दिखाते बीच बीच में आपको कुछ दिख रहा था। तो हर फेज को भी हम दिखाएंगे आपको कि हर फेज को कैसे स्टडी कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है कि इतना देर तक ये होगा, इतना देर तक ये होगा। हर एक चेंजेस को हम स्टडी करके बोल पा रहे हैं कि वहां पे ये फेज चल रहा है। तो ये कैसे प्रोग्रेसिव इवेंट है, प्रोग्रेसिव मतलब कि एक के बाद एक होगा, ठीक है। तो ये सब फेज कैसे हैं, दे आर प्रोग्रेसिव
इवेंट्स, ये प्रोग्रेसिव इवेंट्स है, मतलब देयर इज नो क्लियर कट लाइन बिटवीन द वन एंड नेक्स्ट फेज। ये प्रोग्रेसिव इवेंट है, और ये सब इवेंट क्या है, रेगुलेटेड है, किसके द्वारा, हमारे जेनेटिक्स के द्वारा। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब आइए, अब इसी को पूरा आपको ये समझाते हैं। ये अब देखना एग्जाम में कैसे पूछेगा आपसे। अभी हमने बोला सेल साइकिल में ये सेल है, सेल क्या कर रहा है, सेल ग्रो करेगा, फिर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और फिर ये साइकिल कैसे चलेगा, फिर ये ग्रो करेगा और फिर डिवाइड करेगा। ग्रो डिवाइड चल रहा था। हमने इसी को बोला अब सेल किस में गया, इंटरफेज में गया। इंटरफेज के बाद किस में जाएगा सर, एम फेज में जाएगा। एम फेज के बाद किस में आएगा, इंटरफेज में आएगा। क्लियर है, यहाँ तक में डाउट है? अगर इसी को हम चेंज कर दें तो क्या हम इसी को नहीं लिख सकते, सेल जो है ना, सेल सबसे पहले इंटरफेज में आएगा, तो इंटरफेज में सबसे पहले फेज कौन देखने को मिलेगा, G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तो क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज बोल रहे हैं। मजा आ रहा है? फिर उसके बाद सेल किस में जाएगा, जाएगा एम फेज में, लेकिन एम फेज में सबसे पहले फेज कौन मिलेगा, कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या मिलेगा, साइटोकाइनेसिस। लेकिन कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में कैसे जाएगा, सबसे पहले आएगा प्रोफेज, फिर आएगा मेटाफेज, फिर आएगा एनाफेज, फिर आएगा टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद कहाँ चले जाएंगे, साइटोकाइनेसिस। और यहाँ से लेके यहाँ तक के फेज को क्या बोल रहे हैं, एम फेज बोल रहे हैं। तो आपको किसी भी तरीके से दिया जाएगा तो बता नहीं पाइएगा इवेंट। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि कोई एक सेल है, वो सेल किस में गया, सबसे पहले G1 S G2 और फिर एम फेज, क्या ये बातें सही नहीं है, सही है? क्या इसी को हम ऐसे लिख देते, सेल कहा गया G1 S G2, फिर मैं बोला कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, क्या बातें सही नहीं है? यही बातें को तो बोला गया है और अच्छे रूप से। क्या इसी को मैं ऐसे नहीं बोल सकता, सेल G1 S G2 प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज साइटोकाइनेसिस, बात बराबर है ना? यहां से यहां तक क्या है, कैरियोकाइनेसिस है। क्लियर है? तो अभी मेरे साथ बोलना है कि आप, तभी आपको याद होगा कि सेल साइकिल में सबसे पहला फेज क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को। रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्यों कि सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं करता है। खट यहीं याद करके जाना है, ये चैप्टर ऐसे ही है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कौन सा फेज आता है, मतलब अभी सेल क्या करता है, ग्रो डिवाइड। अब क्या बोलेंगे, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, यही इतना चलेगा? कोई डाउट है? अच्छा, उसके बाद एम फेज में क्या क्या इवेंट है, एम फेज में आपका सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, प्रोफेज, बोलो, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सब किसके फेज है, ये सब कैरियोकाइनेसिस के सब फेज हैं। इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और ये सब किस में आते हैं, एम फेज में आते हैं। एम फेज होने में कितना टाइम लगता है, ओनली 5% लगता है, ठीक है, टोटल टाइम का। अब इंटरफेज में रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, आइए अब इसी चीज को आप उल्टा तरीके से और समझाते हैं। अब देखना ध्यान से, ये आपको लिख के समझा, पिक्चर के थ्रू समझाते हैं। ये देखिएगा, ये एक सेल है, ये सेल किस में गया, ये सेल गया किस में, ग्रोथ फेज में। सेल क्या कर गया, ग्रो कर गया। तो ग्रो कर गया तो यहाँ पे क्या हुआ होगा सर, कोई बच्चा बोले सर इंटरफेज हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गलत या सही, सही बोलेंगे। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर G1 फेज में गया था, फिर उसके बाद S फेज में गया था, फिर इसके बाद G2 फेज में गया, तो सेल की ग्रोथ हो गई। क्या वो बच्चा गलत बोला, वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, M फेज बोल रहा है। अब इसमें क्या होगा देखना, हाँ वही तो बोला है, इंटरफेज में। क्लियर है? अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक ये गया M फेज में गया, M फेज में गया, और M फेज में जाने के बाद ये सेल दो छोटे छोटे सेल में क्या हो गया, डिवाइड कर गया। क्या ये बच्चा गलत बोला, एकदम 100% सही बोला। लेकिन दूसरा बच्चा वहां पे क्या बोल रहा है, नहीं सर ये, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले ये जाएगा कैरियोकाइनेसिस में, और कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा कि ये सेल था, इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, और फिर जाएगा ये साइटोकाइनेसिस में, तो इसमें 2 छोटे छोटे सेल हो जाएंगे। क्या वो बच्चा गलत बोला दूसरा वाला,
तो भी बात सही बोल रहा है, थोड़ा सा और इलोबरेट बोल दिया है। एक तीसरा बच्चा बोला नहीं सर ऐसा नहीं होगा, पहले सेल जाएगा आपका कैरियोकाइनेसिस में, और कैरियोकाइनेसिस में होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और इन सब का रिजल्ट ये रहेगा कि ये सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। क्यों गलत बोला? ये सब इस सब को तो मिला के कैरियोकाइनेसिस बोल रहे थे। और उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और 2 यहाँ पे सेल बन जाएंगे। तो क्या ये गलत बोल रहा है? इस तरीके से आपको सवाल दिया जाएगा तो लगा लीजिएगा एमसीक्यू में। क्लियर है? मजा आ गया? यही तो कहानी है। अब इसी चीज को पिक्चर के रूप में पढ़ेंगे फिर से, वो जो पिक्चर आपके बुक में बना हुआ है। चलिए अब हमें फोटो लेना, फोटो लीजिए। यहां तक में डाउट? अब हम लोग आपके बुक का जो पिक्चर बना हुआ है उस पिक्चर को बनाएंगे, और उस पिक्चर को बनाने के साथ आपका ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा मेरी तरफ से। जो टाइम लग रहा है ना हमको, हम इसे आराम से पढ़ाते हैं। आप ऑनलाइन में जाइएगा ना, इसी चीज को आधा घंटे में पढ़ा के खत्म कर देगा, गारंटी है आधा घंटा में ऑनलाइन में खत्म हो जाएगा। तो आंख बंद करके ऊपर मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि जो पढ़ाया जा रहा है सही पढ़ाया जा रहा है। कल हम अपने टीचर का एक वीडियो देख रहे थे, जहाँ से हम पढ़े थे, झा सर का वीडियो देख रहे थे। तो झा सर बोले कि बच्चा लोग 11th क्लास के बच्चे लोग को बोल रहे थे कि यहाँ पे आए हो कोचिंग में, तो पहला कि कोचिंग के टीचर पे ट्रस्ट करना है। कोचिंग वाले से पढ़े हैं तो दुनिया में ऑनलाइन जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो फिजिक्स के टीचर है तो फिजिक्स के हिसाब से बोल रहे थे कि जो मैं पढ़ाता हूँ वही सत्य है और ऑनलाइन में देखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ऑनलाइन में आलू को समोसा बोलेगा, समोसा का आलू बोलेगा, और तुम आके यहाँ पे गड़बड़ कर देगा। फिर दूसरा बात वो बोले कि मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मोबाइल पे हर चीज़ 10 गो आएगा। अरे हम तो सर से ये पढ़े हैं, अच्छा यूँ देखते हैं, तब तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक टीचर काफ़ी है। हम ये नहीं बोले ऑनलाइन में गलत पढ़ा रहा है, जिससे पढ़ रहे हो वो पागल नहीं है तो वो गलत नहीं पढ़ाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको हमेशा फोकस रखना है। आगे आइए पिक्चर, हम लोग इस पिक्चर को समझने वाले हैं। ये पिक्चर जो जितना पढ़े हैं इस पिक्चर के लिए पढ़े हैं, देखिएगा ध्यान से इस पिक्चर के लिए। मैं यहां पे ठीक है, परफेक्ट सर्कल है और कैसे नहीं है रे, अरे बराबर है। ये देखिए सेंटर पे लगा, ये भी बोलते नहीं है। यहाँ ये देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, और डंडा गायब हो गया। ठीक है, ये देखिए हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ये यही आपको भी पढ़ाया था। ये देखिए ध्यान से, ये पूरा आपके बुक में ऐसा पिक्चर बना होगा ना, क्लियर कट ऐसा ही कुछ पिक्चर लगभग बना होगा, और लगभग क्या ऐसा ही पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको इसमें लिखा होगा दिस इज द G1 फेज, दिस इज द S फेज और दिस इज द G2 फेज ना। और अभी आपको हमने बताया इस पूरे फेज को एक साथ क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोला जाता है। तो क्या मैं इसको INTERPHASE नहीं बोल सकता? ये पूरा इंटरफेज है,
पूरा ये यहाँ से लेके ना। अब इंटरफेज में क्या हो रहा है, सेल इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, G1S एंड G2 फेज में इंटर कर रहा है। उसके बाद आप देखे होंगे कि यहाँ पे फिर क्या आ रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही ना हो रहा है ना। और यहां से लेके यहां तक का जो फेज है ना सर, उसे क्या बोला जा रहा है, कैरियो काइनेसिस। क्लियर है। और ये यहां से लेके यहां तक का फेज है। क्लियर है। और यहां से लेके यहां तक का जो फेज है उसे क्या बोल रहे हैं, क्या इसे मैं साइटोकाइनेसिस नहीं बोल सकता यहां से लेके यहां तक का फेज को? नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना। तो यहां से आपको नहीं दिख रहा अगर, अच्छा एक और चीज देखते हैं। और यहां से लेके यहां तक का पूरा क्या है, एम। क्या बोलते हो? तो क्या यहां से एक सेल स्टार्ट किया ग्रो करना, और यहां पे ये देख रहे हैं सेल आगे बढ़ा, और यहां से ग्रो करते हुए यहां जब पहुंचा तो सेल क्या हो गया, 2 में कन्वर्ट हो गया। क्या यही लिखा हुआ है? ठीक है, कि ये जो सेल था, इस सेल आगे ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अगर इसी को तो सेल साइकिल बोल रहे हैं। अभी तक जो हम लोग 2 लेक्चर में पढ़े हैं, अभी तक हम लोग यही ना पढ़ रहे थे कि सेल ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा, यही ना है? यहाँ तो डाउट है। तो क्या मैं इस इंटरफेज, ऐसा नहीं बोल सकते इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज। तो ये जो इंटरफेज है ना, वो क्या हर एक एम फेज के बाद नहीं आ रहा है क्या? देखना ध्यान से, इस चीज को देखना ध्यान से, कैसे लिखूंगा, एम फेज एस, सबसे पहले इंटरफेज, फिर एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज, ऐसे चलता चला जाएगा साइकिल। तो क्या इंटरफेज को हम ये नहीं बोल सकते, दिस इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज? 2 लगातार एम फेज के बीच में जो आ रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज। क्या एम फेज को नहीं बोल सकते? 2 इंटरफेज के बीच वाले फेज को एम फेज नहीं बोल सकते? लीजिए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं इंटरफेज का। इंटरफेज कहने का मतलब क्या है, मजा आ रहा है? फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। क्लियर है? और यहां पे आपको इंटरफेज के बाद एम फेज की चर्चा करें, या माइटोटिक फेज की चर्चा करें, या माइटोसिस फेज की चर्चा करें, तो ये क्या है, फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटरफेज। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? मैं इसी को लिख देता हूं। कोई भी बॉडी सेल है वो क्या आ जाएगा, सेल डिवीजन कैसे होगा, सेल डिवीजन कैसे होता है, देखिए सेल डिवीजन कैसे होगा। कोई भी जो सेल है वो सबसे पहले इंटरफेज, एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज, इस तरीके से यहाँ पे चलता चला जाएगा। क्लियर है? फोटो लीजिए। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे गैप 1 फेज है, एस फेज है, गैप 2 फेज है। तो क्या गैप 1 फेज को नहीं बोल सकते, दिस इज द फेज बिटवीन एम फेज एंड एस फेज? ये एम फेज और एस फेज के बीच वाले फेज को क्या बोल रहे हैं, बोल सकते हैं ना? तो देखिए यहाँ पे कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज,
G1 फेज, ठीक है। फिर S फेज, G2 फेज, M फेज, इस तरीके से चला जाएगा। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो क्या हम G1 फेज को डिफाइन करना चाहें तो G1 फेज इज द गैप फेज, गैप बिटवीन M फेज एंड S फेज लिख सकते हैं। तो मैं यही लिख देता हूं इसको, G1 फेज को क्या बोल सकते हैं, दिस इज द गैप बिटवीन M फेज एंड सॉरी S फेज लिख सकते हैं क्या। अच्छा, क्या हम इस S फेज को डिफाइन करना चाहें तो S फेज क्या है, G1 एंड G2 के बीच में आ रहा है ना। तो क्या S फेज को लिख नहीं सकते हैं, दिस इज द गैप बिटवीन G1 एंड G2 फेज। क्लियर है। और हम G2 फेज को डिफाइन करना चाहें तो S और M फेज के बीच में आ रहा है तो लिख सकते हैं, देखिए यहां पे कि दिस इज द गैप बिटवीन S एंड M फेज। नहीं लिख सकते, इंपॉर्टेंट चल रहा है आज का ही क्लास, इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो मजा है, खत्म चैप्टर, को डाउट, इसलिए इतना जोर दे रहे हैं। समझ में आ गई बातें, सबको डिफाइन कर सकते हैं अपने से, मजा आ रहा है। बस एक पिक्चर ड्रॉ करना है, आप अपने से खुद लिख लोगे। अब सुनना ध्यान से, नाम है गैप 1 फेज, ग्रोथ 1 फेज, ग्रोथ नाम है, यानी क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ होगा। क्या ग्रोथ होगा बताएंगे। एस फेज है, इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसको। अब एस फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज है यानी कुछ बनेगा, कुछ संश्लेषण होगा, कुछ सिंथेसाइज होगा, इसे क्या बोल रहे हैं, सिंथेसिस फेज। क्या सिंथेसिस होगा अभी हम बताएंगे। फिर नाम है ग्रोथ 2 फेज, यानी फिर से क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, मैं फिर से बोलना, मेरा 14 फेज को क्या है, शादी है, याद रखना एकदम, ये 14 फेज याद रखेंगे पूरा कहानी याद हो जाएगा। अब इस फेज में हम क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको मैं से क्या बनना है, 14 फेज को हम बनना है। तो आज से लेकर 13 फेज तक हम क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ इन द टर्म ऑफ पैसा ना, ग्रोथ इन द टर्म ऑफ घर, ग्रोथ इन द टर्म ऑफ गाड़ी, ग्रोथ इन द टर्म ऑफ बंगला, ये ना करेंगे। भाई मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाला है 14 फेब को, तो पैसा बिना काम चलेगा, पार्टी देना ना सबको। शादी के दिन बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, क्या देना पड़ेगा, पैसा ना। मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाला है 14 फेब को हमेशा के लिए, तो भाई उसके थाली लेना पड़ेगा, जमीन में तो नहीं खाएगा, कपड़ा लेना पड़ेगा, जूता लेना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, भाई वो रहेगा तो घर में ना। तो ये सब क्या है, खर्चा हो रहा है ना, ऐसी को क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो ये एम फेज में हम जान रहे हैं, एक जो सेल था वो कितने में हो जाएगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा। एक सेल कितने में, 2 में। पिक्चर बना देते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये एक सेल जो है 2 सेल में डिवाइड हो गया, यही ना हो रहा है। तो 1 से 2 में डिवाइड हो गए हैं, 1 से 2 में डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कब कमाओगे, शादिया के दिन कमाओगे कि शादी से पहले कमाओगे, पहले कमाएंगे ना, कि शादी के दिन अरे हम शादी नहीं करेंगे, ज़्यादा पैसा कमा रहे। उसी तरीके से कि यहाँ पे G1, S एंड G2 फेज, ये एक ऐसा फेज है जिसमें सेल अपने आप को ग्रोथ करता है, क्योंकि उसको मालूम उसको कहाँ जाना है, एम फेज में जाना है। एम फेज में ड्रामेटिक फेज है, शादी वाले दिन आते ना, वो आता है, सब हंसी मजाक का एक इवेंट आता है जिसमें सबको पैसा देता है, जूता चोरी हो जाता है, ये सब है ना। तो ये इसमें पैसा लगेगा एम फेज में, क्योंकि ड्रामा वाला फेज है, ड्रामेटिक फेज है, पैसा चाहिए। तो पैसा पहले बना कर रखेंगे ना, पैसा इन द सेंस ऑफ एटीपी एनर्जी। सेल की बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक खत्म, किसकी बातें कर रहे हैं, सेल। तो पैसा चाहिए तो एटीपी बना कर रखेंगे, ठीक है, खैर पैसे से काम चल जाएगा। मिठाई लेके तो जाते हैं ना, तो मिठाई किससे, इस एम फेज में जो इवेंट होगा उसमें एक ऐसे से इवेंट होने वाले जिसमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रोटीन बनाएंगे। एम फेज के बाद क्या हुआ, एक सेल कितने में डिवाइड हो गया, 2 में डिवाइड हो गया। तो
तो इस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए ना। इस सेल के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इस सेल के पास भी, इस सेल के पास न्यूक्लियस, तो इसके पास भी। भाई मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाला है, उसको मेरे पास जूता है तो उसके पास भी जूता लेंगे ना उसके लिए, मेरे पास कपड़ा तो उसके लिए कपड़ा लेंगे ना। क्लियर है? ये सब पहले के लेंगे कि सदिया के दिन लेंगे? पहले लेंगे। तो अब हमको मालूम है कि आगे जाके इस सेल को भी न्यूक्लियस चाहिए, इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, इसको भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, इसको वो हर चीज चाहिए जो इस सेल के पास पहले से था। तो वो सब पहले ना डुप्लीकेट करेंगे। तो यही नाम है ग्रोथ 1 एंड ग्रोथ 2 है, जिसमें ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है। ऑर्गन्स अपने आप क्या करेंगे? डुप्लीकेट कर लेंगे, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाए। क्लियर है? हमको मालूम है मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाला है, अभी एक ब्रश से मुंह धो रहे थे, उसके लिए भी ब्रश लेना पड़ेगा ना। एक तौलिया था तो 2 तौलिया करना पड़ेगा। समझ रहे बात ना? तो ये सब पहले करेंगे। ये सब पहले कहाँ हो रहा है? ग्रोथ फेज में हो रहा है, यानी प्रिपरेटरी फेज में हो रहा है। शादी आपके घर में हुआ होगा, मेरे घर में भी हुआ है, सब कुछ जान रहे हैं। शादी से पहले बरस, कपड़ा लाता, जूता चप्पल सब खरीद रखते हैं, इसी तो होता है ग्रोथ फेज। क्लियर है? तो सेल को मालूम है कि आगे जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑर्गेनेल्स का, इसलिए सबसे पहले क्या करेगा? ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन करेगा, एटीपी फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आगे वाले जो इवेंट है एनर्जी कंज्यूमिंग इवेंट है। साथ साथ प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। क्लियर है? फोटो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इवेंट में क्या क्या होगा इसका ले लो फिर से फोटो। लिखे ना, यहाँ पे लिखा, फोटो बना देते हैं। यहाँ पे ये सेल था, सेल आगे जाके 2 छोटे छोटे सेल में डिवाइड करके। चलिए फोटो लीजिए। अब आगे बढ़े। अब देखिएगा तुरंत चुटकी में 15 मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक। अब तो चल पहले सर शादी के नाम से। ओह सर, देखिएगा अभी उधर, उसका बाद में उधर इरेज करेंगे। आपको मालूम है कि यहां से लेके यहां तक का फेज को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेज बोल रहे हैं ना। यह नहीं बोल रहे हैं? यह नहीं बोल रहे हैं सर? इंटरफेज। इंटरफेज में आप देखें यहाँ पे, ये सबसे पहला फेज क्या था? गैप 1, गैप 2, सॉरी एस फेज एंड गैप 2 फेज। अब सुनना ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट है। अब शादी मजाक हंसी नहीं करेंगे। अब क्योंकि अब इतना समझा दिया, अब आपके दिमाग में फिट हो गया कि कब से क्या होने वाला है। अब ग्रोथ 1 फेज में क्या होगा? नाम है ग्रोथ 1 फेज, यानी ग्रोथ होगा। नाम गैप फेज क्यों बोल रहे हैं? मालूम है, ठीक है। ग्रोथ फेज में क्या होगा? हाँ, इसको मालूम है ना, ग्रोथ वाले फेज को, इस फेज को, कि हमको कहाँ जाना है? एस फेज में जाना है। और आपको ये बता दे, एस फेज में डीएनए का क्या होने वाला है? रिप्लिकेशन होने वाला है। और डीएनए रिप्लिकेशन एक हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो एक डीएनए है ना, देखना ध्यान से, ये एक डीएनए है। दिस डीएनए विल डुप्लीकेट, 1 से 2 डीएनए होने वाला है। कब? एस फेज में। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फेज है। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होने वाला है, एनर्जी लगेगा, प्रोटीन लगेगा। तो उसके लिए पहले से बना कर रखेंगे ना। हमको मालूम है कि आपका 10 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, आपको भी मालूम है। तो आप एग्जाम के दिन पढ़ोगे, एग्जाम से पहले पढ़ रखोगे पहले, वही कहानी है। तो यहाँ पे क्या? ग्रोथ 1 फेज है, इसको मालूम है एस फेज में जाना है। तो यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होगा, एटीपी प्रोडक्शन होगा। क्लियर है? इसके अलावा इस डीएनए रिप्लिकेशन में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। अब प्रोटीन बनाने का आपको याद है, पहले बताया था प्रोटीन कैसे बनता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है ना, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन भी देखने को मिलेगा, इसी प्रोसेस बोलते हैं ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा?
इसके अलावा आपको ना यहाँ पे ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन भी होगा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स क्या कर जाएंगे, डुप्लीकेट कर जाएंगे, क्योंकि उसको कहाँ जाना है, एम फेज में बंटवारा करना आगे। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स क्या होंगे, डुप्लीकेट कर जाएंगे। जैसे ER एक वो था तो कितना हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया 2, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, याद है। ये सब आपको केवल ग्रोथ फेज में देखने को मिलेगा, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, ठीक है। अब प्रोटीन, यहां तो कोई डाउट है। अच्छा, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है इसके लिए ट्रांसलेशन होगा। प्रोटीन कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन ये आपको अभी जस्ट पता है डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो आरएनए सिंथेसिस होगा ना, आरएनए बनेगा तभी ना प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिल सकता हूँ आरएनए सिंथेसिस होगा, और आरएनए सिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। आपको अभी तक ये बता दे रहे हैं, पीछे चैप्टर में आपको नहीं पढ़ाया गया है बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे। आरएनए प्रोटीन बनने के लिए आपको क्या चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए। छोटे छोटे एमिनो एसिड मिलकर बना लेंगे प्रोटीन बना लेंगे। जैसे फूल मिलकर क्या बनाते हैं, माला बनाते हैं, उसी तरह एमिनो एसिड मिलकर बनाते हैं, एमिनो एसिड मिलकर बनाते हैं, एमिनो एसिड मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पे एमिनो एसिड की भी, और एमिनो एसिड का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। ये सब कहानी कहाँ होगा, G1 फेज में। क्लियर है, कोई डाउट है। अब S फेज की चर्चा कर रहे हैं। S फेज आया, सिंथेसिस फेज नाम है, सिंथेसिस, सिंथेसिस करेगा, किसका सिंथेसिस करेगा, डीएनए सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। यानी डीएनए रिप्लिकेशन लिख देते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन देखने को मिलेगा। और डीएनए रिप्लिकेशन कहने का मतलब क्या है, डीएनए कहाँ रिप्लिकेट करेगा, इन द न्यूक्लियस। डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ होता है, इन द न्यूक्लियस। अब बच्चा कहीं घुमा देंगे, डीएनए रिप्लिकेट करेगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेट। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स है, 46। तो 46 से 92 नहीं होगा, 46 का 46 रहेगा। लेकिन जो डीएनए की मात्रा वो क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट कर जाएगी, डीएनए की मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए कैसे, आपको पढ़ाया गया था क्रोमोसोम, ये देखिए ये पढ़ाया गया था इस तरह से स्ट्रक्चर, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर में ऐसे क्या बैठा हुआ है, डीएनए बैठा हुआ है ना। आफ्टर द एस फेज, जैसी एस फेज हो जाएगा, एस फेज में क्या होगा, डीएनए की मात्रा बढ़ जाएगी। देखना ध्यान से, बस चैप्टर 10 मिनट और नहीं टाइम है, 10 मिनट में लोग खत्म, अपने अपने घर। देख रहे हैं ना, ये आपका क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम में देख रहे हैं, देखिए पहले एक डीएनए था, अभी आपको 2 डीएनए दिख जाएगा। देखिए कैसे, क्या डीएनए डुप्लीकेट कर गया, क्लियर है। यानी हम डीएनए के कंटेंट को लिखे 2C, पहले 2C था, तो आफ्टर द एस पेज कितना हो जाएगा, 4C। और मैं n से रिप्रेजेंट करता हूं क्रोमोसोम की मात्रा को, दिस इज द n, तो आफ्टर द एस पेज क्या रहेगा, 2n का 2n नहीं रह जाएगा ना सर। दिस इज द डीएनए कंटेंट, लिख देते यहाँ पे डीएनए क्या है, कंटेंट है, डीएनए की मात्रा है। और दिस इज द क्रोमोसोमल कंटेंट। यहां तक में डाउट है, यहां तक में डाउट है। ये आपका क्या हुआ है, दिस इज द आपका सिंथेसिस फेज। यहां तक में कोई डाउट है, बोलो, सिंथेसिस फेज है, कोई डाउट है। अब यहां पे देख रहे हैं ये सिंथेसिस फेज है, कोई डाउट। अब डीएनए रिप्लिकेशन हुआ, इसके अलावा एक और काम आएगा। एक और काम क्या होगा, देखना ध्यान से। इसके अलावा सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा, याद है सेंट्रोल पढ़ाया था, सेंट्रोसोम। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा। देखिएगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा, किसका होगा,
सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा। और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होता है? इन दी साइटोप्लाज्म। याद आ रहा है, बताया गया था सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है? सेल साइकिल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वही तो पढ़ना है। तो ये देखिए, ये आपको बनाया गया था इसी ऐसे ऐसे ऐसे। दिस इज द सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम के अंदर क्या है? सेंट्रियोल बैठा हुआ है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ना। सेल के अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एस फेज होगा ना, आफ्टर द एस फेज की चर्चा करेंगे। तो एस फेज के बाद, अभी मेरा नींद खुल गया है, तो नींद में तो उतने देर से एस फेज के बाद देखेंगे ये सेंट्रियोल क्या कर गया, देखे ना, वो डाउट है। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल का। मैं लिख देता हूँ सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम के अंदर क्या बैठा हुआ है? सेंट्रियोल बैठा है। सेंट्रियोल 2 था, देखिए सेंट्रल डुप्लीकेशन हो गया। और ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। डीएनए कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। फिर नाम है गैप 2 फेज। चैप्टर खत्म, इतना ही पढ़ा था अभी तक, अब कल ये चलेगा। गैप 2 फेज। गैप 2 फेज में क्या होगा? देखना ध्यान से। गैप नाम है ग्रोथ 2 फेज। शादी होता है ना, पूरा सब दिन शादी आज से लेकर 13 फरवरी तक सब सामान खरीद लेंगे, लेकिन बारात जाए से पहले क्या होगी? अरे जुतवा छूट गिल रहे हो बाबा, जुतवा ले ला, होता है ना, टाई छूट गिल रहे, दुल्हवा का टाई किने बा, दुल्हवा के गमछा किधर बा, रुमाल किधर बा, ये सब छूटता है कि नहीं? स्प्रे किधर है? छूटता है ना। तो ये भी क्या एक तरह का ग्रोथ है। तो सब जीवन फेज में जो ग्रोथ हुआ, एस फेज में ग्रोथ हुआ, जो बचा खुचा ग्रोथ है वो कहाँ होगा? क्लियर है? तो रिमेनिंग ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे बचा खुचा ग्रोथ क्या है? कई बार माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, सुनना ध्यान से। रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे? डुप्लीकेट करेंगे। अब सुनना, क्यों डुप्लीकेट करेंगे? जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, अब सुनना ध्यान से, क्यों करेगा डुप्लीकेट? G2 फेज को मालूम है कि हमको यहां से कहां जाना है? M फेज में। अब M फेज में भी कहां जाएंगे? कैरियोकाइनेसिस में। और कैरियोकाइनेसिस में कहां जाएंगे? प्रोफेज में जाएंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जाना है। क्लियर है? मतलब G2 फेज के बाद हमें जाना है इस डेंजरस फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। बराती को मालूम है, अब बाबू घर में गाड़ी से बैठ के निकल ली तो कहां जाना है? घराती के घर जाना है, ससुराल जाना है। तो वहां क्या होगा? पैसा खर्चा होगा। तो बचा खुचा जो भी अकाउंट में होगा वो सब क्या कर लेंगे? निकाल के पॉकेट में रख लेंगे। पता नहीं कितना पैसा खर्चा हो जाएगा। क्लियर है? वही कहानी यहाँ पे भी है। G2 फेज के बाद प्रो फेज में जाना है, यानी M फेज में जाना है, यानी कैरियोकाइनेसिस में जाना है, यानी साइटोकाइनेसिस में जाना है। यानी ग्रोथ के बाद हमें M फेज में जाना है। और M फेज ना बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग फेज है। नंबर था ड्रामेटिक फेज, ड्रामा होने वाला है। तो यहाँ पे पैसा लगेगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का बचा खुचा जो आउट माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको क्या कर लेंगे? सिंथेसाइज कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ दी एटीपी बनाएगा। दूसरा, इस सब फेज में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, लीजिए प्रोटीन बना लेंगे। अब प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? एमिनो एसिड चाहिए, ए। सीधे एमिनो एसिड याद रखिएगा, ए मतलब यहां लिख देता हूं, बस 2 और वर्ड लिखे, क्लास खत्म। एमिनो एसिड। उसके अलावा क्या बनेगा? यहाँ पे आपको प्रोटीन कैसे बनेगा? जब ट्रांसलेशन होगा तब ना होगा। ये सारी चीजें कहाँ होंगी? G2 फेज में होंगी। और उसके बाद कहाँ इंटर कर जाएंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? ये पूरा क्या है? सेल साइकिल। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ सेल की जब आवश्यकता पड़ेगा तभी डिवाइड करेगा, हमेशा डिवाइड नहीं करता है। तो कई बार सेल क्या है ना, यहाँ साइटोकाइनेसिस के बाद सेल इंटर कर जाता है G0 फेज में, जिसे क्विसेंट फेज बोलते हैं। यहाँ देखिए, देखे ना, सेल कहाँ इंटर कर गया? साइटोकाइनेसिस के बाद G0 फेज में इंटर कर गया। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ कि सेल कहाँ इंटर कर जाएगा। हाँ, चर्चा करेंगे इसमें। देखिए कहाँ इंटर कर जाएगा? कई बार स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, स्कूल से घर, स्कूल से घर, स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर से स्कूल, स्कूल से घर, चलते हैं ना।
स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से कई बार क्या होता है, भटक के मार्केट चले जाते हैं, भटक के कहीं और चले जाते हैं। वही सेलवा भटक, कब तक भटके रहेंगे, जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा कि घर आना है कि स्कूल आना है। स्कूल से घर आना था लेकिन भटक के कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर सिग्नल मिलता है, पापा का फोन आ गया, सिग्नल, अरे भाई लेट हो गया, आपको घर जाना है, हम एंजॉय नहीं कर सकते, होता है ना। उसी तरीके से सबको मालूम है कि आफ्टर द एम फेज कहाँ आना है, हमको G1 फेज में आना है। लेकिन कई बार क्या होता है, G0 फेज में सेल इंटर कर जाता है। ऐसे G0 को क्या बोलते हैं, क्विसेंट फेज। क्या बोलते हैं, क्विसेंट फेज, G0 फेज। क्लियर है, क्विसेंट फेज बोलते हैं। ये एक ऐसा फेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता है, लेकिन मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव रहता है। उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है लेकिन डिवाइड नहीं करेगा, तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। हाँ सर, बस हो गया सर। यहाँ पे ये देखें, मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव है, बट दे डू नॉट डिवाइड। ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है। जब डिवाइड करना होगा तो ये क्या करेगा, ये आपका फिर से इंटर कर जाएगा कहाँ पे, G1 फेज में। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और सेल क्या कर रहा है, नॉट डिवाइड, डिवाइड नहीं कर रहा है। जब उसे आवश्यकता पड़ेगा तो कहाँ इंटर कर जाएगा, G1 फेज में इंटर करेगा। जैसे हमारा लीवर सेल, लीवर क्या करते हैं हम लोग, डोनेट करते हैं ना। लीवर हमेशा डिवाइड नहीं करता, अभी G0 फेज में है। हम किसी को डोनेट कर देंगे, उसके बाद फिर से लीवर सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। पूरा लीवर डोनेट नहीं किया जाता, छोटा सा पार्ट डोनेट किया जाता है। क्लियर है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल हैं जैसे हार्ट सेल, जैसे नर्व सेल, ये डिवाइड नहीं करते हैं। क्लियर है, तो पूरा समझ में आया सेल साइकिल। तो ये पूरा सेल साइकिल था, G1, S, G2 और M फेज। तो हम लोगों ने आज पढ़ा पूरा इंटरफेज को टोटल पढ़ लिया है। अब हम M फेज पढ़ेंगे, यानी माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस में पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, फिर पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, फिर उसका मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस में पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। चैप्टर खत्म, 2 दिन का चैप्टर है। पहला दिन माइटोसिस, दूसरा दिन मियोसिस, बस क्लोज चैप्टर। देखे, फट से चैप्टर खत्म हो गया, मजा आ जाएगा। तो ये माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड करता है, कितना बनाता है, 2 सेल, और दोनों में क्रोमोसोम की मात्रा क्या रहती है, बराबर रहती है, सेम रहती है। लेकिन मियोसिस में क्या हुआ, एक सेल डिवाइड करके कितना बनाएगा, 4 सेल, और सब में क्रोमोसोम की मात्रा क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बस दैट्स इट, खत्म आपका चैप्टर। एंजॉय करिए, थैंक यू।